नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग और लेकर हाजिर हैं हम एक बार फिर आपसे जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय लेकर जो आज के वक्त में बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। सितंबर अक्टूबर के महीने में देश में गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन यही जो ट्रांजिशन वाला मौसम होता है ये कई तरह की बीमारियों को न्योता देता है और इन बीमारियों का खतरा काफी बढ़ भी जाता है। इस मौसम में मच्छरों से अलग अलग बीमारियों का जोखिम बेहद आम है। डेंगू, चिकनगुनिया जैसे संक्रमण के चलते हर साल लाखों लोगों को अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है और कईयों की मौत की वजह भी ये बीमारियां बन जाती हैं। लेकिन डेंगू को लेकर आई हाल की रिपोर्ट्स बेहद डराने वाली हैं। देश के कई राज्यों में डेंगू के बढ़ने की खबर है। दिल्ली, मुंबई ये ऐसे महानगर हैं जहां पर तो हर साल इसका संक्रमण बढ़ता ही है, लेकिन बेंगलुरु जैसे शहर हों जो साफ सफाई में काफी अव्वल माने जाते हैं, यहां पर भी अब इनका खतरा बढ़ते जा रहा है। पश्चिम बंगाल भी उनमें शामिल है। हर हिस्से में डेंगू के कई मामले सामने आ चुके हैं। सैकड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। डॉक्टरों का मानना है कि हर साल इस मौसम में डेंगू के मामलों में इजाफा हो जाता है, लेकिन साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ रहा है। पूरे स्वास्थ्य तंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती होती है इस पूरी बीमारी से और इससे प्रभावित होने वाले लोगों को ठीक तरीके से जांचने की, उन्हें वक्त पर इलाज देने की। लेकिन इस साल मानसून का मौसम लंबा खिंचने की वजह से डेंगू के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी तो हुई ही है, इसके अलावा एक कंफ्यूजन भी बढ़ जा रही है क्योंकि हम देखते हैं डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, वायरल इन्फेक्शन, इन सभी का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर इसे पहचाना कैसे जाए, लक्षण क्या है, बचाव के तरीके क्या हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसी के बारे में आज कंज्यूमर इज किंग में हम चर्चा करेंगे। तो कंज्यूमर इज किंग में हम आज विषय पर जो चर्चा करने वाले हैं उसके की पॉइंट्स क्या हैं उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। तो अचानक क्यों बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले? सबसे बड़ा सवाल, ये ट्रांजिशन का फेज तो हर साल आता है, लेकिन क्यों बढ़ रहे हैं? डेंगू की पहचान कैसे करें? डेंगू से कैसे खुद को बचाए रखें? अगर हमें डेंगू नहीं भी है तो किन बातों का ख्याल रखना होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और ये एक खतरे का सिग्नल है। ये कम हो जाएं तो क्या खाएं, किन चीजों से परहेज रखें, इस पर भी बात करेंगे। और डेंगू आमतौर पर अगर आप सब कुछ ध्यान रखते हैं तो कितने दिनों में ठीक होने की गुंजाइश होती है और खान पान और बाकी चीजों में किस तरह की एहतियात है, इन सभी को आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए डॉक्टर अनीता मैथ्यू जुड़ चुकी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से हम इस पूरी बीमारी को वक्त रहते संभाल सकते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना होगा। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सोनिया रावत भी जुड़ चुकी हैं। आप हैं डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस, सर गंगा राम हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। और जैसे हमने बताया डॉक्टर अनीता मैथ्यू हैं, आप फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अनीता और डॉक्टर सोनिया, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सोनिया, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देश की बड़ी ज्योग्राफी है, दिल्ली में माहौल अलग नजर आता है, मुंबई में अलग है, मौसम में बहुत ही कह सकते हैं पूरब पश्चिम जैसा माहौल है, लेकिन जो एक बात कॉमन है इन दोनों जगहों पर कि डेंगू पांव पसार रहा है। यही नहीं, बेंगलुरु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के बाद केसेस में टॉप पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। कैसे पता लगाएं इस मौसम में, इस ट्रांजिशन में कि हमें डेंगू है? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन देख लें, टाइफॉइड देख लें, कमोबेश इसी तरह के सिम्टम नजर आते हैं। क्या बुखार आते रहने की भी की कोई लिमिट है, कोई सीमा है? इस सीमा के बाद हमें अलर्ट होना होगा। जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बुखार जो है वो कितने डिग्री तक आ रहा है और कितने दिनों तक आ रहा है। अगर 3 दिन से ज़्यादा बुखार आपको आ रहा है तो वो खतरे के लक्षण आपको आपके दिमाग में घंटी बजना शुरू हो जानी चाहिए। हालाँकि कोल्ड स्पॉन्जिंग वगैरह से आपको अपना बुखार जो है वो कंट्रोल करके रखना चाहिए। और रेगुलर पैरासिटामॉल, जैसे मैंने बोला है कि पैरासिटामॉल ही ऐसी दवा है जो बिना डॉक्टर की देख-रेख के आप ले सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में पूरा अभी हरियाली छाई हुई है। मैंने जानबूझ के इस तरह का
वातावरण अपने लिए रखा है, क्योंकि यही वातावरण है जो स्पेशली बरसात के मौसम में जो एडीज इजिप्टियाई मॉस्किटो हैं, उनके काटने से जो है वो डेंगू जो है वो फैलता है। आपका दूसरा सवाल कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन वायरल इलनेस या डेंगू फीवर या मलेरिया। देखिए, मलेरिया के अंदर तो हमारे इंडिया में जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक जो मलेरिया फैल्सीपेरम है वो अभी कुछ ही इलाकों में देखा गया है, बहुत ही रिमोट इलाकों में देखा गया है। बाकी जो मलेरिया इतना खतरनाक जो फैल्सीपेरम होता है वो अफ्रीकी देशों में ज्यादा देखा गया है। तो हमारे देशों में जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो मलेरिया वो अटैक करता है, और वो एक स्पेशल मतलब जैसे उसका एक स्पेशल वो होता है, क्योंकि वो जब हमारे ब्लड में जो उसके मॉस्किटोज जो बढ़ने लग जाते हैं उसके, वो ब्लड में आने लग जाते हैं हमारे लिवर और दूसरे ऑर्गन्स के द्वारा के अपेक्षा, तो हमारे उसमें फिर बुखार बढ़ने लगता है। तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि 3 दिन में एक बार बुखार आ रहा है या 2 दिन में एक बार बुखार आ रहा है। नॉर्मली 72 आवर्स में बुखार आता है। तो वो हमारे पास एक पैटर्न होता है मलेरिया का, है ना? और फिर अगर हमारे पास डेंगू है, डेंगू की बीमारी है, तो डेंगू को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ऑर्डिनरी वायरल इलनेस से? ऑर्डिनरी वायरल इलनेस में क्या होगा कि आपको मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब हमारे फेफड़ों से ऊपर का इन्फेक्शन, जैसे छींके आना, खांसी आना, नाक बहना, इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा होंगी एज अपोज टू डेंगू। डेंगू में ये होगा बुखार के साथ साथ आपके आपके बॉडी में कभी कभार चकत्ते आ सकते हैं जो प्लेटलेट कम होने की वजह से आते हैं, क्योंकि डेंगू जो वायरस है वो मेनली जो है हमारे प्लेटलेट पे असर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत तो बेहतर इस तरह तरीके से से आपने बताया। हाँ जी, जी, जी। इस हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपने एक और बीमारी का नाम लिया टाइफाइड। टाइफाइड में अलग सिम्पटम्स होंगे, उससे मेनली पेट संबंधित सिम्पटम्स होंगे, तेज बुखार होगा और एक हिस्ट्री होगी कि भाई हमने बाहर खाना खाया है या हमने कुछ डिफरेंट खाना खाया है या हमने कुछ बासा खाना खा लिया था या हमने पानी मतलब यहाँ से पिया है, या मतलब एक एक पर्टिकुलर हिस्ट्री देंगे वो हमें, क्योंकि वो मेनली फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। मतलब हमारे हमारे जो फीसिस से ओरल, मतलब जैसे गंदे हाथ हुए या गंदी जगह पर हम खाना खा रहे हैं या इन्फेक्टेड प्लेस पे खाना खा रहे हैं, इन्फेक्टेड फूड है उसको खाना खा रहे हैं, तो टाइफाइड का तो हमें एक पर्टिकुलर सिम्टम वो अलग अलग ही हिस्ट्री देगा कि मैंने इधर खाना खाया या मैंने इधर खाना खाया, और उसमें बहुत तेज बुखार आता है। उसके साथ साथ जो है पेट के जो लक्षण होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, पतले पॉटी होना, या पेट बहुत जोर जोर से मरोड़े आना पेट में, इस तरह के सिम्टम्स वो ज्यादा देगा। तो हम टाइफाइड को ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे टाइफाइड को, मलेरिया को, वायरल फीवर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिल्कुल। डेंगू की बीमारी से। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त। और हमारे दर्शकों ने भी मेरे ख्याल से इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी बात की हो जाती है इस मौसम में कि बीमारियों के जो सिम्टम्स हैं उनमें फ़र्क कर पाना। बहुत बेहतर तरीके से डॉक्टर सोनिया आपने बताया। डॉक्टर अनीता, मैं आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर सोनिया प्लेटलेट्स का जिक्र कर रही थी। डेंगू के कारण प्लेटलेट्स की संख्या बड़ी तेज़ी से कम होती है। ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि इन प्लेटलेट्स के कम होने के कारण किस तरह की दिक्कतें आती हैं और अलार्मिंग सिचुएशन कौन सी होती है, कहां पर हमें ये जो एक पैमाना है, जो स्टैंडर्ड है, उसे देखना होगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं डेंगू में। एक तो प्लेटलेट्स कम होता है और दूसरी बात है कि डेंगू में आप जितना भी पानी पियो, आपके बॉडी के अंदर हाइड्रेशन की लेवल जो है वो कम होती जाती है। डेंगू में आपकी जो नसें हैं वो थोड़ी-सी खुल जाती है, जिसकी वजह से आप जब पानी पीते हो तो पानी का प्रमाण बॉडी में नहीं रहता। बॉडी के कई ऐसे हिस्से हैं जिसे हम बॉडी कैविटीज़ कहते हैं, जैसे कि लंग्स हुआ, पेट हुआ, इस जगह पे वो पानी भरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो आप अगर दोनों में पूछेंगे तो कि प्लेटलेट या इनमें से कौन-सा ज़्यादा खतरनाक है, तो जो पानी का प्रमाण बॉडी में कम हो जाता है वो इनफैक्ट ज़्यादा खतरनाक है। तो हम एक्चुअली ट्रीटमेंट आपकी डेंगू की कोई दवाइयाँ नहीं होती, इट इज़ बेसिकली हाइड्रेशन। तो हम हरदम कहते रहते हैं कि हाइड्रेशन बराबर रखिए, प्लेटलेट तो घटना ही है। ये तो हर पेशेंट का पहले दिन से लेके 7वें रोज़ तक प्लेटलेट रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके गिरेगा ही, और लास्ट के 2 दिन में तो काफ़ी हद तक गिर जाता है। पर प्लेटलेट घट रहा है करके हमको अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है।
द प्लेटलेट विल स्टार्ट राइजिंग ऑन इट्स ओन। 8वें दिन 9वें दिन तक तो बीमारी के, जब हम बीमारी का कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि जब आपका डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया, दिस इज फ्रॉम द टाइम दैट द पेशेंट हैज हैड द फर्स्ट सिम्टम। पहली जो सिम्टम है उसमें से अगर हम 8वें 9वें दिन में पकड़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द डेंगू पेशेंट्स रिकवर हो ही जाते हैं, भले प्लेटलेट कितना भी घटा हो। प्लेटलेट जो सीवियर बोलते हैं हम, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें एकदम प्लेटलेट की मात्रा जो घटी रहती है और जिसमें हमें प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है, वो लेवल है 10,000। उससे ऊपर में जनरली प्लेटलेट देने की जरूरत नहीं रहती अनलेस एंड अनटिल पेशेंट को कई तरीके से कहीं पे भी से ब्लीडिंग हो रही हो तो। बट अगर 50,000 के नीचे है तो इन पेशेंट्स को बाय एंड लार्ज एडमिशन की जरूरत पड़ती है। और उन पेशेंट्स को एडमिशन की जरूरत पड़ती है जो पानी वगैरह का प्रमाण ज्यादा नहीं ले सकते। जब हम कहते हैं पानी ज्यादा लीजिए, दिस इज अपवर्ड्स ऑफ 3 लीटर, 3 से 3.5, 4, 5 लीटर तक पानी इंसान को लेना पड़ेगा, तभी ही आपके जो बॉडी के जो मैकेनिज्म्स है वो ठीक रहेंगे। और कॉम्प्लिकेशंस जो डेंगू के हम बताते हैं इस टाइम पे कम रहता है। अगर पानी का हाइड्रेशन ठीक रहे तो जनरली कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कम रहती है। बिल्कुल, बहुत अहम बात डॉक्टर अनीता आपने बताई, और जाहिर सी बात है कि हमें अपने शरीर को, चाहे हमें डेंगू का शुरुआती दौर हो या हमें डेंगू नहीं भी है, तो भी हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम इस मौसम में अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाएं। अब हमारे साथ जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ कोच पायल कोठारी जी भी जुड़ चुकी हैं। पायल जी, आपका स्वागत शो में। डेंगू होने पर हमें अपने खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए, साथ ही प्लेटलेट्स और डिहाइड्रेशन की जब हम बात करते हैं, इन सब चीज़ों में क्या वो फूड आइटम्स हैं, कौन से फल हैं, कौन से ऐसी ड्रिंक्स हैं जो मदद करती हैं? हेलो एवरीबॉडी, आप मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी जी, बिल्कुल। ओके, लवली, सो गुड टू बी, और इतना अच्छा पैनल है डॉक्टर्स। और मुझे ये कहना था कि हाइड्रेशन तो नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, जैसे डॉक्टर नीता ने बताया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और उसके लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, और हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पायल जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सोनिया लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर सोनिया, डेंगू से हम बचे रहें इसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही शरीर में किन तत्वों की कमी नहीं होने देना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखते हुए कि हमें डेंगू हुआ नहीं है उसके बावजूद हमें विटामिन्स और बाकी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो किन चीजों को शरीर में उनकी मात्रा रखने देनी चाहिए, बराबर रखनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्या होता है कि कोई भी बीमारी तभी होती है जब हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है ना? अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगी तो वो बीमारी हमें छू कर निकल जाएगी। तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें अपने अच्छे खान पान का ध्यान, जैसा आपने बोला है कि बाजार में जैसे भी जो भी रेड कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, इन तरह की सब्जियां जो आ रही हैं, वेरियस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आ रहे हैं, उन सब में विटामिन की मात्रा, मिनरल की मात्रा, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर आप देखेंगे तो हमारी जो वेल बैलेंस प्लेट होती है, जो हमें 24 आवर्स में खाना चाहिए, उसमें 2/3 जो है वो हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की मात्रा है, 2/3 जो है हमारी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, और जो बाकी बचा है उसमें भी 1/3 1/3 1/3 करके कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स है, कुछ फैट्स है, कुछ प्रोटीन्स है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा जैसे अनीता जी ने बताया, पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भरा हुआ है ना? हमारा रक्त जो है, हमारा ब्लड है, उसमें जो तरल पदार्थ है उसको भी प्लाज्मा कहते हैं, वो भी पानी है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए, जैसा अनीता जी ने बोला, डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में, उस चीज को मेंटेन करने के लिए कोई भी रोग, ना ही डेंगू यहाँ पर हम बात करें, लेकिन कोई भी रोग से बचने के लिए हमारी बॉडी को वेल हाइड्रेट और वेल फेड का मतलब है कि बैलेंस डाइट लेना। बैलेंस डाइट का मतलब है घर पे बना हुआ खाना खाना, ना कि जंक फूड खाना। जंक फूड आप खा सकते हैं हफ्ते में 1 या 2 दिन, लेकिन उससे ज्यादा नहीं खा सकते। उससे ज्यादा आपको यही ध्यान रखना है कि आप वेल बैलेंस्ड
डाइट जो है 24 आवर्स में लेते रहें बिल्कुल। और कोई भी मील स्किप ना करें। वो बात अलग है कि आपका व्रत उपवास है, वो बात अलग है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं जितने मरीजों को देखती हूँ मैं यही बोलती हूँ कि लॉन्ग गैप्स ना रखें अपने खाने पीने में। बिल्कुल। स्पेशली मेरे पास जो मरीज आते हैं वो जैसे रात में लेडीज, स्पेशली लेडीज की बात कर रही हूँ, विमेन फोक की, वो क्या करती हैं कि रात में खाना खाएंगी और दिन में फिर सब लोगों को खिला पिला के पूजा पाठ करके उठेंगी वो सुबह 4 बजे, लेकिन उनका जो खाना होगा फर्स्ट खाना होगा दिन का वो करीब 11-12 बजे होगा। तो इतना लॉन्ग गैप्स ना करें क्योंकि उससे भी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अहम सलाह डॉक्टर सोनिया की तरफ से आती हुई डॉक्टर अनीता जी। शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो आपने शुरू से ही, मतलब कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। सो आपको हमेशा हमेशा अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए और कोई भी बीमारी, ताकि कोई भी बीमारी हो, छोटे मोटे बुखार, डेंगू, मलेरिया, ये सब के अलावा जैसे इवन बड़े बड़े रोग भी जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, ये सब भी हमारे पास ना फटके। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर सोनिया की तरफ से अहम सलाह आती हुई और इन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। और डॉक्टर अनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनीता, डेंगू के अगर आफ्टर इफेक्ट्स की चर्चा करें तो वो क्या होते हैं? ठीक होने के बाद भी हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? फॉर्चुनेटली इसके कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स टाइप नहीं रहते। तो जनरली डेंगू एक बार अगर, जैसे हमने बताया, 8वें या 9वें दिन तक अपना प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, बट वो बढ़ने के लिए और एक 4-5 दिन लग जाता है। तो मतलब कुल मिला के आप एक 10-12 दिन का पूरा कोर्स समझ सकते हैं जिसमें आपके प्लेटलेट की लेवल नॉर्मलाइज हो जाएंगी। उसके बाद थोड़ा बहुत लिवर में थोड़ा सूजन रहता है काफी लोगों को डेंगू में। इनफैक्ट 95% पेशेंट्स को थोड़ा बहुत लिवर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इनिशियल फेज में ही, एंड दैट गेट्स बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट ये जो स्वेलिंग जो लिवर में रहती है ये जॉन्डिस नहीं है, तो इसमें खान पान के लिए कोई मेजर तब्दीलियां करने की ज़रूरत नहीं है। जो पथ्य बोलते हैं हम, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू कैन गो अहेड विथ योर नॉर्मल डाइट। थोड़ा थकान रहता है, थोड़ा ऑल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन रहता है, which also lasts for a period of 1 week. एक हफ्ते के पश्चात most of the patients get back to normal. Tiredness जो सभी वायरल इन्फेक्शन में रहता है वो इसमें भी रहेगा। अनफॉर्चुनेटली डेंगू एक बार होने के बाद वापस नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसकी 4 वेरिएंट्स हैं। तो आपको एक वेरिएंट होने के बाद दूसरा या तीसरा वेरिएंट बाद में हो सकता है इफ यू गेट बिटन बाय द मॉस्किटो। ठीक है अनीता जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है। बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े रहते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं रहती है। उनमें से जो एक सबसे कॉमन चर्चा होती है वो होती है बकरी के दूध की, पपीते के पत्ते के रस की। ज़रा इस बारे में थोड़ी रोशनी डालें। आजकल हम देख रहे हैं कि मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स भी इसके नाम पर मार्केट में मौजूद हैं, कुछ पाउडर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो ज़रा इस पर रोशनी डाल पाएं आप। देखिए, इन सब का कोई भी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है कि इससे कोई फायदा होता है। इनफैक्ट कोई भी स्टडीज नहीं है जिसमें बताया गया है कि पपीते का पत्ते का रस ले लीजिए या गोट का मिल्क ले ले या आप ड्रैगन फ्रूट ले ले, कीवी ले ले तो प्लेटलेट्स बढ़ जाता है। ऐसा जनरली तो होता है नहीं। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि प्लेटलेट घट रहा है क्योंकि डेंगू के जो वायरसेस हैं वो प्लेटलेट को डैमेज कर रही हैं और नया प्लेटलेट बनने नहीं दे रही, बिकॉज आपके बोन मैरो के लेवल पे भी इफेक्ट हो जाता है। तो ये पूरा कुल मिला के ये जो जैसा बता रहे हैं वो किस्सा आपका 5 या 6 दिन तो चलना ही है, जिसमें प्लेटलेट आपकी लगातार कम होती जाएगी। तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक कंसर्न इज प्लेटलेट का आपको मॉनिटर करना है, ना कि उसके लिए पैनिक होके डर के कुछ करने की जरूरत है। जनरली अगर आप ऐसी चीजें ले जिसका आपको डोजिंग तक पता नहीं है, जैसे आपको कितना, अगर मैं कहूँ कि पैरासिटामोल आपको 650 मिलीग्राम लेनी है, तो अगर पपीते का पत्ते का जूस चाहिए तो कितना ml लेना है, उस पर कोई आपके पास स्टडी है ही नहीं। तो अगर आप उसका फायदा भी है तो भी कितने डोज पे फायदा है और कितना उसका साइड इफेक्ट है, ये हमें पता ही नहीं है। तो जो चीजें पता नहीं है उस पर न एम्बार्क करके जो चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है उस पर रहें तो बेहतर रहेगा। फॉर्चुनेटली फॉर अस सेल्फ लिमिटिंग रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस, मतलब वो खुद से ही खत्म हो जाते हैं 5 से 6 दिन के अंदर। मोस्ट ऑफ द वायरसेस डाइड आउट। ऐसे बहुत कम वायरसेस हैं जो उसके आगे भी
जिंदा रहते हैं बॉडी में, जैसे कि HIV बोलो या हेपेटाइटिस C वायरसेस बोलो, ये अपने पास रह जाते हैं। बाकी 90% वायरसेस तो खुद से खत्म हो ही जाते हैं। वी जस्ट हैव टू वेट इट आउट। ठीक है, हाँ, वो एक उनका इसीलिए कहते हैं कि जब आप दवाइयों को लेते हैं या आपका जब मेडिकेशन चल रहा है तो उसके पूरे कोर्स को कंप्लीट करें, डॉक्टर्स की जो सलाह होती है उसके हिसाब से सब चीज़ें करें। सुनी सुनाई बातों पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ पायल कोठारी एक बार जुड़ चुकी हैं। पायल जी, बताएं हमें खान पान में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और आजकल तो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत सारे ड्रिंक्स भी न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट करती हैं, तो ज़रा वो कोई टिप्स दे पाएँ आप? जी, हाइड्रेशन नंबर 1 है। सबसे फ्रूट पपाया है, एप्पल है, बनाना है, कीवी है, पेरू है, अपना गुआवा, सिंपल सीजनल फ्रूट्स लेने चाहिए। और उसके साथ थोड़ा गरम वार्म सूप, सो दैट इमोशनली अच्छे रहेगा। इसमें डॉक्टर ने बताया कि पैनिक नहीं करना चाहिए और हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट। तो ड्रम स्टिक्स का सूप ले सकते हैं, तो ड्रम स्टिक्स का सूप, दूधी मतलब लौकी, बॉटल गॉर्ड का सूप भी ले सकते हैं साथ में, और पानी, उसकी पतली मलाई, मतलब अपने इम्यूनिटी, जहाँ पे हमारी इम्यूनिटी है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम, गट बोलते हैं। आपने गट के बारे में सुना होगा, तो मैं गट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और गट को वेरी लाइट रखना चाहिए ताकि हमारा दूसरा बॉडी रिकवर कर सके और प्लेटलेट्स इंक्रीज हो सके। और मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखना चाहिए, जैसे कि रेस्ट लेना चाहिए और बहुत सारे फोन कॉल्स नहीं करने चाहिए। मैं क्या करूँ, ये करूँ, मासी ने ये बोला, चाची ने ये बोला, इसने ये बोला। इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि ये खा लो, वो खा लो। तो मेरे हिसाब से कीप योर गट वेरी लाइट, हमारी इम्यूनिटी गट में है। और मेंटल हेल्थ अपनी अच्छी रखिए, रेस्ट कीजिए, हाइड्रेट कीजिए अपने बॉडी को, सिंपल सीजनल लोकल फ्रूट खाइए और सूप और हल्की सी खिचड़ी ऐसा खाइए बस। जस्ट एंड डोंट पैनिक। मेन हमारे यहाँ क्या होता है, सब इन्फ्लुएंस हो जाता है कि ये खा लो, वो खा लो, और फिर हम लोग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरबर्डन कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि कई बार हम न्यूट्रिशन के चक्कर में, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी जिस स्टेट में है उसमें हर फायदा देने वाली चीज़ या हर विटामिन या हर प्रोटीन देने जो आपको शरीर में चाहिए वो आपको फ़ायदा ही पहुंचाए। और डॉक्टर सोनिया, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि हम कई बीमारियों में देखते हैं कि लोग बीमारी से ठीक होने के बाद अपने शरीर में जो भी विटामिन्स या प्रोटीन या बाकी चीज़ों की आवश्यकता है उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। डेंगू से ठीक होने के बाद क्या हमें कुछ दिन बाद कुछ विशेष जांचें करानी चाहिए, और अगर हम वो जांचें कराते तो किन किन लेवल्स को ज़रूर मेजर करवाना चाहिए? दवा लेके आऊं भैया। जैसे कि अनीता जी ने बोला, थोड़ी लिवर में सूजन हो सकती है, तो हमारे अगर वैसे तो जैसे हम लोगों ने बात की ही है कि वायरल इलनेस इज अ सेल्फ लिमिटिंग इलनेस, तो एक बार हो गया तो वो ठीक हो जाएगा अपने आप ही। इट मे टेक अप टू 7 to 10 days। तो नॉर्मली कोई जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, बुखार नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई थोड़ा सा शक है या कोई आप जांच करवाना चाहते हैं, तो यू कैन गेट योर लिवर फंक्शन टेस्ट डन, मेनली SGOT, SGPT और प्लेटलेट CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट आप करवा सकते हैं। और एक यूरिन की जांच आप करवा सकते हैं कि यूरिन में कहीं माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया या माइक्रोस्कोप के थ्रू जो दिखने वाला ब्लड है वो तो नहीं जा रहा है। बाकी कोई आपको जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ी सी मन में शंका है या आपको अपने मन को ये करना है कि आप एंग्शियस हैं थोड़े से, तो उस केस में आप अपनी ब्लड की जांच और यूरिन की जांच करवा सकते हैं। बहुत अहम बात बताती हुई डॉक्टर सोनिया। डॉक्टर अनीता, लास्ट सवाल आपसे मेरा होगा कि क्या जब ये बीमारी, जिस तरह से पायल भी कह रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी सलाहें लेने लगते हैं, कोई ऐसी बात जो शायद हमारे इस पूरे डिस्कशन में छूट गई हो जिसे आप एड्रेस करना चाहती हो, जिसे आप विशेष तौर पर बताना चाहती हो अपने दर्शकों को? दो ही चीजें हैं कि जनरली एक पैनिक मोड आ जाता है जब डेंगू बताया जाता है डायग्नोसिस। अब डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जीका,
ये सब मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शंस हैं। तो हमें ये ज़रूरी है कि हम जब ट्रीटमेंट पकड़ते हैं तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी देखा जाए। सो दीज आर प्रिवेंटेबल डिजीजेस। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इनके लिए अभी तक तो इंडिया में एटलीस्ट वी डोंट हैव एनी वैक्सीन्स फॉर इट, बट होपफुली कोई ना कोई वैक्सीन्स अभी इन द एनविल है जो मलेरिया और डेंगू के लिए निकल जाएंगी। तो वंस दीज वैक्सीन्स आर अवेलेबल एटलीस्ट विल बी हैप्पियर। बट अगर जब तक नहीं है तब तक लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो जैसा रहता है इनका, मॉस्किटो के जो ब्रीडिंग साइट्स हैं उसे कम करना, सैनिटाइजेशन बराबर रखना, हाइजीनिक मेजर्स फॉलो करना, दिस आर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिकॉज जैसे सोनिया जी ने पहले कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड सिंपल है, आप अपना हाइड्रेशन मैनेज करिए। हॉस्पिटल में रश करने की ज़रूरत जनरली लोगों में नहीं रहती। डेंगू का 99% पेशेंट्स एक्चुअली घर में मैनेज किया जा सकता है। फीवर इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। बिल्कुल। डॉक्टर अनीता, माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, समय ख़त्म हो गया है और उम्मीद यही करते हैं कि हमने इस पूरे विषय के हर पहलू को छुआ है और जो भी सलाहें आई हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से तमाम हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने सलाह दी है। इन बातों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा डॉक्टर सोनिया का, डॉक्टर अनीता का। पायल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से आपसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन बहुत अहम तरीके से, बहुत आसान भाषा में हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने आपको वो सलाहें दी जो इस मौसम में आपको डेंगू से बचाएगा। अगर डेंगू हो भी गया है तो घबराएं नहीं। डॉक्टर्स और तमाम जो निगरानी आपकी लोग कर रहे हैं उन सभी की सलाहों पर विशेष ध्यान दें। कई बातों को, सुनी सुनाई बातों पर, किसी भी नुस्खे पर ऐसे अपने को आजमाने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं कंज्यूमर स्किन का ये विषय आपको पसंद आया हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।